गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम पढ़ेंगे वह क्लास 6 की एनसीईआरटी का जो चैप्टर है वह चैप्टर 10 नंबर चैप्टर है। पिछली क्लासों में हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी हमारे अतीत जो हिस्ट्री की पुस्तक है, सोशल साइंस में हिस्ट्री की पुस्तक है, इस पुस्तक के हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9 तक पढ़ा। आज जो हम पढ़ेंगे वो 10th चैप्टर पढ़ेंगे, 10 चैप्टर पढ़ेंगे। और अब हम देखते हैं कि इस जो एनसीईआरटी क्लास 6 का जो अध्याय 10 है, इस अध्याय में का शीर्षक क्या है और इसकी विशेषता, इस चैप्टर में किन चीज़ों को पढ़ेंगे। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे कि इस एनसीईआरटी को पढ़ते हुए हम इस अध्याय को पढ़ते हुए उन सारी बातों पर फोकस करेंगे और जिस जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चाहे आप यूजीसी नेट दे रहे हैं, पीसीएस दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, या पीजीटी टीजीटी दे रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट का, या आप जीएस के स्टूडेंट हैं, कई सारे एग्ज़ामों में जो है जीएस की ज़रूरत पड़ती है। तो जब तक आप इस एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते हैं तब तक आपकी तैयारी अधूरी रहती है। तो हम ये भी बताएं, बहुत सारे स्टूडेंट एनसीईआरटी 6 पढ़ते हैं, कहते हैं कि सर पता नहीं चलता कि यहाँ से क्या पढ़ा जाए और क्या हमारे लिए विशिष्ट है। उन सारे प्रश्नों का जवाब हम इसमें देंगे कि आप इसको पढ़े कैसे, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है, किस तरह से इन चीज़ों का प्रयोग आप अपने रिटन में, मेंस राइटिंग में या प्री में जो डाटा है या जो फैक्ट हैं उसको कलेक्ट करने में किस तरह से आप इस एनसीईआरटी का प्रयोग करेंगे, या कैसे यहाँ से फैक्ट को निकालेंगे एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, या कैसे मेंस राइटिंग में इसका प्रयोग करेंगे। इन सारी चीज़ों पर हम इस चैप्टर के मध्य में या जहाँ जहाँ जिस जगह पर ज़रूरत पड़ेगी उस जगह पर मैं आपको फोकस करूँगा कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो अब हम सीधे जो है कहाँ चलते हैं कि अपने चैप्टर पर चलते हैं जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखें यहाँ पे कि ये अध्याय, आपने देखा कि ये अध्याय कितना है। ये अध्याय जो है ये 10 अध्याय है, ऊपर लिखा है आप देख रहे हैं। और इस चैप्टर का क्या नाम है, नए साम्राज्य और राज्य। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, नए साम्राज्य और राज्यों के विषय में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नए साम्राज्य और राज्यों के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। देखें अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। और अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रूप पहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है, वह अरविंद सोचने लगा। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि राजा एक ऐसा शासक जो केवल विजेता नहीं है, योद्धा नहीं है, तलवारों के बल पर अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करता, बल्कि वह संगीत प्रेमी है, वीणा बजाने में कुशल है। और बहुत सारे उसके विषय में एक सिक्का मिला है जिस पर उसकी आकृति वीणा बजाते हुए दिखाई गई है। अब देखें, अब ये टॉपिक पढ़ेंगे हम, क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। अब इसमें ये टॉपिक है, कहता है क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। प्रशस्ति का सामान्य अर्थ होता है, समझें, कि जिसकी प्रशस्ति लिखी जाती है, प्रशस्ति का अर्थ होता है उसकी प्रशंसा करना, किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना। किसकी प्रशंसा में हम जब कुछ लिखते हैं उसे प्रशस्ति कहती हैं। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। जहां हमने देखा कि वो वीणा बजाएं, तो दरअसल अरविंद जो था किस राजा की भूमिका, तो गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। याद रखेंगे, अशोक स्तंभ
एक अशोक का पिलर इंस्क्रिप्शन है। कहाँ पे? तो यह इलाहाबाद में है। और इसी अशोक स्तंभ पर जो है समुद्रगुप्त ने अपनी प्रशस्ति लिखवाई है। इसी माध्यम से हमें समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है। कहाँ? इलाहाबाद में। आज इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयाग हो गया है। खुद एक लंबे अभिलेख से पता चलता है कि इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई। ये प्रशस्ति जो है किसने लिखी है? ये हरिसेन ने लिखी है। बार बार पूछता है, समुद्रगुप्त का जो अभिलेख है, ये जो इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है, जिसे हम समुद्रगुप्त का प्रशस्ति अभिलेख कहते हैं, इसको किसने लिखा था? तो इसके लेखक हरिसेन हैं, जो समुद्रगुप्त के दरबार के कवि भी थे और मंत्री भी थे। क्लियर हुआ? आगे चलें। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहती हैं। किस तरह का अभिलेख है? प्रशस्ति है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्ति संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? प्रशंसा। प्रशस्ति लिखने का प्रचलन पहले भी था। जैसे तुमने अध्याय 9 में, आप लोगों ने जब अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, आपने देखा था कि जो गौतमी पुत्र थे, इनकी माँ जो थी बालश्री, इसने एक अभिलेख लिखवाया था, दान देने वाला अभिलेख, जिसमें हमने गौतमी पुत्र सातकर्णी की प्रशंसा को सुना और देखा कि ये अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे करता है। उत्तरापथ स्वामी के नाम से जाना जाता है। दक्षिणापथ स्वामी के नाम से जाना जाता है। प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल के में इसका महत्व और बढ़ गया। ठीक है। अब ये सतवाहन शासक गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी थे, जो सतवाहन वंश का काफ़ी शक्तिशाली शासक था। अब देखेंगे, हम यहाँ पढ़ेंगे फिर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। किसकी प्रशस्ति पढ़ेंगे? समुद्रगुप्त की हम प्रशस्ति को यहाँ पढ़ेंगे। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा और युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। क्लियर? यहाँ तक कि इसे ईश्वर के बराबर बताया है। इसमें हरिसेन समुद्रगुप्त को ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। अब नीचे एक वैसे ही एक वाक्य का अंश यहाँ दिया गया है, इसे थोड़ा पढ़ें। ये जो है समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति का ही एक हिस्सा है। जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हाथियों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। ठीक है। यह वर्णन तुम्हें उस राजा के बारे में क्या बताता है? राजा किस प्रकार का युद्ध लड़ते थे, ये आपको बताना है। क्या कहता है यहाँ पर? जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। किसके विषय में है बताना है आपको। यह वर्णन तुम्हें उस राजा के बारे में क्या लगता है? किस राजा के विषय में यह कहा गया है और उस राजा के विषय में यह वर्णन किस तरह का लगता है, आप बताएंगे स्वयं। अगर तुम मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 105 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ ऐसे बैगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में
प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करता है। यहाँ से प्रश्न आपसे खूब पूछे जाते हैं, बिल्कुल ध्यान देंगे कि यहाँ से आपसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ये देखें कि कह रहा है यह मानचित्र इस प्रशस्ति पर जानकारी आधारित बनाता है। हरिसेन के 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन कर बताते हैं। आप देखेंगे ये कौन कौन से राजा हैं और इनके प्रति समुद्रगुप्त के क्या विचार हैं, ये समझे। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 राजाओं का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। याद रखें, प्रश्न यहाँ से यह पूछा जाता है कि आर्यावर्त के कितने राजाओं के क्षेत्रों को जीतकर समुद्रगुप्त ने उनके क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो ये कितने राजा हैं? 9 राजा हैं। क्लियर हुआ, जिन्हें समुद्रगुप्त। दूसरा, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक, दक्षिणापथ के कितने शासक हैं? 12 शासक आते हैं, जिन्हें ये आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पर आप बिल्कुल ध्यान से इसको याद रखें। पीटी और मेंस दोनों में आपसे ये प्रश्न पूछे सकते हैं। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक, दक्षिणापथ के कितने शासक? 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया तथा समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। ठीक है, ये तो आप देखें कि आर्यावर्त के जो 9 राजा थे, उनको परास्त करता है और उनके क्षेत्रों को जो है गुप्त साम्राज्य में मिला लेता है। इसके बाद दूसरा हम देखते हैं कि दक्षिणापथ, ठीक है, के 12 शासकों को जीतता है। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु बनाए गए। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया तथा समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। क्लियर, समझ में आ गए? ये 12 राजा हैं, कहाँ के? दक्षिणापथ के। इनको परास्त करता है और ये आत्मसमर्पण कर देते हैं समुद्रगुप्त के सामने और पुनः इन्हें राज्य करने का जो है अधिकार, राज्य करने की अनुमति समुद्रगुप्त दे देता है। अब हम देखेंगे कि पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण संघ, अध्याय 5 याद करो, जिसमें हम लोग गणसंघों के विषय में पढ़ा है, आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। इनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। अब देखें कि पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा इस मानचित्र में बना हुआ है, बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण संघ हैं, जिसके विषय में हमने अध्याय 5 में पढ़ा था। ये आते हैं, समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते हैं। क्या लाते हैं? उपहार लाते हैं। उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तथा उनके दरबार में उपस्थित होते हैं। ये जो पड़ोसी कई सारे राज्य हैं, ये क्या करते हैं? समुद्रगुप्त को कुछ उपहार देते हैं, उनके राज्य में आकर उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। इस तरह का तीसरा राज्य है। और चौथा क्षेत्र कैसा है? बाह्य इलाके के शासक, जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। ये 4 तरह के राजा हैं, आपने देखा। इसे मानचित्र पर समझेंगे। ये चारों बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। जो आर्यावर्त के 9 राजा थे, इन्हें समुद्रगुप्त ने अपने क्षेत्र में मिला लिया। दक्षिणापथ के जो 12 राज्य थे, इन 12 राज्यों को परास्त किया। इनके शासकों ने समुद्रगुप्त के पास समर्पण कर दिया। उसके बाद समुद्रगुप्त ने इन्हें आज्ञा दे दी कि आप जो है इस क्षेत्र, अपने अपने क्षेत्र का
प्रशासन संभालें और इन्हें राजा पुनः राजा बनने का आदेश दे दिया। इनका क्षेत्र इन्हें लौटा दिया। तीसरे तरह के वो राजा थे जो पड़ोस में बसे हुए थे। मानचित्र जब हम देखेंगे तो देखेंगे कि उसमें ब्लू कलर का जो है, जैसे नेपाल का क्षेत्र, भारत के उत्तर पश्चिम के कुछ गणराज्य और नेपाल और जो है असम, ये क्षेत्र जो थे, इस क्षेत्र के शासकों के साथ वह कैसा व्यवहार करता है, तो इन्हें कहता है कि आप जो है समय समय पर कुछ उपहार देंगे और हमारे दरबार में उपस्थित होंगे, हमारी आज्ञाओं का पालन करेंगे। इसके बाद से कुछ बाह्य इलाके हैं जिन्हें नीले रंग से दिखाया गया है, जैसे संभवतः यह इलाका कुषाणों तथा शकों का होगा या श्रीलंका प्रदेश का होगा। समुद्रगुप्त अधीनता स्वीकार की, इन लोगों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी अपनी पुत्रियों से विवाह समुद्रगुप्त का किया। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। कौन कौन से लोग? कुषाण, शक, श्रीलंकाई शासक, इन लोगों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की है और अपनी अपनी पुत्रियों से उसके साथ शादी किया। बिल्कुल ये याद रखेंगे, चारों परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखें, मानचित्र में प्रयाग इलाहाबाद का पुराना नाम है। उज्जैन तथा पाटलिपुत्र पटना, उज्जैन को ढूंढना है, पाटलिपुत्र जिसका नाम पटना है, पाटलिपुत्र का नाम पटना से किसने रखा था? तो इसने शेर शाह सूरी ने रखा था इसका नाम पटना। ये गुप्त शासन का महत्वपूर्ण केंद्र है। आर्यावर्त तथा दक्षिणापथ के राज्यों के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर था? अब ये बताना है आपको कि आर्यावर्त, ध्यान दें, ये प्रश्न आप लोगों को आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, जिससे मुझे लगे कि आप एक्टिव हैं। यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में मैं इसका जवाब जरूर दूंगा, यदि आप इसका आंसर डालेंगे तो। आर्यावर्त तथा दक्षिणापथ के राज्यों के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर था? आर्यावर्त और दक्षिणापथ के दोनों राजाओं के विषय में बताएंगे कि आर्यावर्त के राजाओं के साथ इसके कैसे व्यवहार थे और दक्षिणापथ के राजाओं के कैसे व्यवहार थे, इसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा है। और क्या इस अंतर से पीछे तुम्हें कोई कारण दिखाई देता है? इस अंतरों के पीछे कोई कारण दिखाई देता हो कि क्यों ऐसा किया, ये भी आप बताएंगे। अब देखें, यहाँ पर समझें, आप इस मानचित्र को आप ध्यान से देखेंगे। देखिए, अब ये मानचित्र, ये है थानेश्वर। याद होगा, अगर आप पढ़े होंगे कहीं तो आपने जाना कि ये है थानेश्वर, कन्नौज। ये थानेश्वर हरियाणा में है। और कभी ये थानेश्वर जो है वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, जिस वंश का शासक राजा हर्ष हुए, उसकी राजधानी हुआ करती थी। ये है मथुरा। मथुरा के विषय में जानते ही हैं कि मथुरा जो है वो कुषाण काल में, कनिष्क काल में ये था, कुषाणों की राजधानी हुआ करता था। और मथुरा कला के लिए यह क्षेत्र भी जाना जाता है। यह व्यापारिक क्षेत्र भी, नगर भी है। कन्नौज के विषय में जान ही रहे हैं। इसके बाद ये है प्रयाग। यही इलाहाबाद है जहाँ हरिसेन, समुद्रगुप्त ने अपने मंत्री कवि हरिसेन से अशोक के स्तंभ पर एक प्रयाग प्रशस्ति लिखवाया है, यानी अपनी प्रशंसा में कुछ बातें लिखवाया है। पाटलिपुत्र, ये है पाटलिपुत्र जिसे हम पटना कहते हैं। ये नालंदा बिहार है, जहाँ पर आपने देखा था कि ह्वेनसांग यहीं से अध्ययन करके गया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा। अब देखेंगे इसमें कि ये कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। देखें, अब ये उज्जैन है। आपको महाजनपद जब पढ़ा रहे थे तो आपने पढ़ा कि अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। यह मध्य भारत में है। ये है भरूची। ये भरूची जो है कहाँ पे है? गुजरात के तट पे है और यह बंदरगाह है। इस भरूची के विषय में भी हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा था, पिछली अध्यायों में। सातवाहन यहाँ राज्य करते हैं। ये है अजंता की गुफा, जो कि कहाँ पे होती हैं? ये महाराष्ट्र में है। यह है अमरावती, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और ये है एहोल। ये एहोल जो है, एहोल प्रशस्ति अभिलेख जब हम आगे पढ़ेंगे तो चालुक्य वंश के शासक जो है और एक
हर्षवर्धन के बीच में युद्ध का भी वर्णन करता है ये होल अभिलेख। अब आगे चलते हैं हम, इधर भी देखें, महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये है महाबलीपुरम, अरिकामेडु। अरिकामेडु के विषय में आप पिछली क्लासों में पढ़ा कि यहाँ से रोम बस्तियाँ मिली हैं, रोम के सिक्के मिले हैं, रोम के लोगों व्यापारियों द्वारा प्रयोग किए गए जो है बर्तन मिले हैं। यह है पुहार। पुहार के विषय में आपको याद होगा कि पुहार और कावेरीपट्टनम चोल राज्य, ये है चोल शासक, चोल राज्य की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, अब इसके बाद से चोल, चेर और पांड्य और मदुरै के विषय में आप जानते हैं, चेरी, चोल, ये सारी चीज़ें आंतरिक राज्य, बाह्य राज्य। अब देखें ये वाला जो चित्र है, जो गुलाबी कलर के चित्र दिखा रहा है, यह आंतरिक राज्य हैं, ये सब आंतरिक राज्य हैं। ठीक है, अब इसके बाद से बाह्य राज्य, ये जो नीला कलर है ये बाह्य राज्य हैं। ठीक है, और आर्यावर्त, ये वाला क्षेत्र आर्यावर्त का क्षेत्र है। ध्यान से देखें, ये वाला क्षेत्र जो आप देख रहे हैं यह किसका है, आर्यावर्त का क्षेत्र है। ठीक है, ये इसके बाद से आप ये जो नीला वाला क्षेत्र देख रहे हैं समुद्रगुप्त के काल में, यह बाह्य क्षेत्र कहलाता था। ठीक है, और यह जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आंतरिक राज्य हैं और ये बाह्य राज्य हैं। ये आर्यावर्त के 9 राजा यहाँ राज्य करते थे। ये सारा जो क्षेत्र देख रहे हैं ये सब कैसे क्षेत्र हैं, आंतरिक राज्य हैं, और ये बाह्य राज्य हैं। ये समझ गए, समुद्रगुप्त के काल में ये सभी क्षेत्र हुआ करते थे और इनके राजाओं के साथ उसने अलग अलग व्यवहार किया। ये कन्नौज, ये है आर्यावर्त का क्षेत्र, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा, ये सब जो क्षेत्र देख रहे हैं ये आर्यावर्त का क्षेत्र है, बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, यह जो है आंतरिक क्षेत्र है, ये जो आपने देखा, ये जो नीला वाला आपने देखा यह बाह्य क्षेत्र है। अब देखिए ये जो आपने ब्लैक कलर के बिंदु देखें, ये उस समय के नगर हुआ करते हैं और गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर थे ये। अब ये सारे इसी रास्ते से समुद्रगुप्त दक्षिण का विजय करता है, इसी रास्ते को दक्षिणापथ कहते हैं। और ये जो लाल लाल बिंदी आप देख रहे हैं, ये रेड वाले बिंदी क्या बतलाते हैं, उस समय के प्रसिद्ध गुप्त वंश के राजाओं द्वारा जीते गए क्षेत्र थे। ये वाले क्षेत्र को इसने जीता था। किसने जीता था, तो समुद्रगुप्त ने। बिल्कुल समझ में आ गया। ये ब्लैक वाले सब नगल हैं उस काल के, ये होल। ठीक है, इसके बाद से आपने देखा महाबलीपुरम, अरिकामेडु, पुहार, ठीक है, मदुरै, ठीक है, इसके बाद अजंता, ये सभी उस काल के नगर हैं। अजंता, अमरावती, महाबलीपुरम, अरिकामेडु, पुहार, मदुरै, ये सभी उस काल के दक्षिण भारत के नगर हैं। और ये जो रेड वाला क्षेत्र देख रहे हैं ये गुप्त शासकों द्वारा जीते गए नगर थे। समुद्रगुप्त ने जिन नगरों को जीता था ये हैं वो नगर। इसके बाद से आप देखेंगे कि ये जो थोड़ा हरा टाइप का क्षेत्र दिख रहा है, ये जो है 9 आर्य राजाओं का क्षेत्र था जिन्हें जीतकर समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। क्लियर है। इसके बाद देखेंगे बाहरी राज्य। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं नीला वाला, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये सब पूरा क्षेत्र जो नीले कलर से है यह बाह्य राज्य में आता था। ठीक है, इसके बाद से आप देखेंगे कि यह जो देख रहे हैं आंतरिक राज्य हुआ करता था। ये जो ये वाला ये कलर देख रहे हैं ये सब कलर उस समय आंतरिक राज्य में आते थे। क्लियर हुआ, ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि कई प्रकार के राज्य उसके पास थे, तो इसने अपने देखा कि 4 तरह की व्यवस्था उसने लागू की है। पहला जो समुद्र के जो हरे रंग के क्षेत्र हैं आर्यावर्त, उन 9 शासकों के हैं जिन्होंने समुद्रगुप्त को हराया, उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। दूसरा, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं जिन इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। ये दक्षिणापथ के शासक थे जिनकी राजधानियों को उसने अपने अधीन कर लिया। ठीक है, और इनको साथ कैसी व्यवस्था करता है, तो इनको समर्पण किया, पुनः इनको समुद्रगुप्त ने फिर इसे शासन करने की अनुमति दे दी है। इसके बाद पड़ोसी देश के आंतरिक
जो घेरे बैगनी रंग से रंगा गया है। इनमें असम, तटीय क्षेत्र, बंगाल, नेपाल आदि आती हैं। इसे जो है यह क्या करता है कि यहाँ के राजाओं को क्या करता है कि ये उपहार देंगे। इससे छोड़ दिया 22 क्षेत्र के इलाके जिन्हें नीले रंग में रखा गया है, यह संभवतः कुषाण तथा अन्य शासकों के क्षेत्र थे। समझा आपने? जैसे देखा आपने कि ये वाला क्षेत्र कुषाण और शकों का क्षेत्र था। यहाँ से कैसी व्यवस्था करता है? कहता है कि उनकी अधीनता स्वीकार, शासक की अधीनता स्वीकार करें, अपने पुत्रियों से उनका विवाह करें और इस क्षेत्र का शासन प्रशासन स्वयं संभालें। बात यहाँ तक समझ में आ गई है। अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा ये प्रश्न पढ़ते हैं। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में आरंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों को विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। ठीक है, समझे? आरंभिक होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, ये प्रश्न थोड़ा संदेहास्पद है। ठीक है, बिल्कुल याद रखें। जो विक्रम संवत है इसके विषय में समझें कि उज्जैन मध्य प्रांत का एक शासक हुआ करता था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसने शकों को परास्त किया और शकों को परास्त करने के बाद इसने हूणों को परास्त किया और उसी के उपलक्ष्य में इसने 58 ईसा पूर्व में जो है एक विक्रम संवत की शुरुआत की। जबकि आप देखेंगे कि विक्रमादित्य का टाइम पीरियड बिल्कुल अलग है और विक्रम संवत का टाइम पीरियड अलग है। अगर विक्रम संवत को हम गुप्त शासक विक्रमादित्य से जोड़ते हैं तो गुप्तों के टाइम पीरियड में काफ़ी अंतर आने लगेगा। ठीक है, इसलिए हम ये समय थोड़ा सा इस पर प्रश्न चिन्ह है, इसके विषय में बाद में पढ़ेंगे। वंशावलियाँ अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। इनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी। इनकी माता, समुद्रगुप्त की माता कौन थी? कुमार देवी, और ये लिच्छवी गण की थी। और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी उपाधि धारण की थी। तो आप जानते हैं कि इनकी माता जो थी, जिनका नाम कुमार देवी था, यह लिच्छवी गण की थी और पिता जो थे गुप्त वंश के ये राज्य के संस्थापक हैं और ये पिता थे। इन्होंने ही पहली बार महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। इन उपाधियों को महत्व के हिसाब से सजाओ। राजा, महाराजा, अधिराज और महाराज, ये आप सजाकर थोड़ा दिखाएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे लगे कि आपको भी कुछ बातें इसमें समझ में आ रही है। ये उपाधियां हैं राजा, महाराजा, अधिराज, महाराजा। ये उपाधियां बड़े से छोटे से बड़े रूप में सजाएं। अब यहाँ हम पढ़ेंगे। अब देखेंगे कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें इनके बाद के शासकों जैसे अनेक उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 11 में मिलेगी। समुद्रगुप्त के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे, इसके विषय में जानकारी हमें अध्याय 11 में मिलेगी। अब हम हर्षवर्धन तथा हर्षचरित के विषय में पढ़ेंगे।
हर्षचरित और हर्षवर्धन के विषय में पढ़ेंगे। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह से कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसा ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले, 1400 साल पहले कहने का मतलब कि 600 एडी में 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट, इनके दरबारी कवि का नाम था बाणभट्ट, ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। ये बिल्कुल याद रखेंगे, बाणभट्ट का नाम और हर्षचरित पुस्तक का नाम किस भाषा में है? संस्कृत में है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए, इसमें क्या हुआ, हर्षवर्धन की वंशावली कहाँ से प्राप्त होती है? हर्षचरित से देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री स्वयं तसांग को ही हम ह्वेनसांग कहते हैं। स्वयं तसांग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा, अध्याय 9 में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वयं तसांग जो है कैसे चीन से भारत आया है और भारत आकर जो है बौद्ध धर्म के शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं और स्थलीय मार्ग से वह पुनः चीन चला जाता है। रास्ते में इसके विषय में ही पढ़ा था कि सिंधु नदी में इसके जो नाव थे वो उलट जाने के कारण इसकी कम से कम 50 पुस्तकें जो उसी में जो है दह गई नदी में, जिनके बारे में मैं पढ़ा था। काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे इन्होंने वहाँ से जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन किया है। क्लियर? किसने? ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग का एक और नाम है, बिल्कुल ध्यान देंगे, भूलेंगे नहीं ये नाम, इस नाम को, स्वयं तसांग। अब देखिए, हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। थानेसर मैंने अभी आप लोगों को मैप में दिखाया था और बताया था कि यहाँ के शासक जो है हर्षवर्धन थे। वर्धन वंश यहीं से राज्य करता था। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। कन्नौज भी आपको दिखाया कि कन्नौज कहाँ थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। क्लियर हुआ? बंगाल देखा आपने, कन्नौज देखा। एक बार पुनः आप इस क्षेत्र को देख लें, कुछ चीज़ें आपके लिए ताज़ी हो जाएंगी। यही है, आपने देखा, ये है कन्नौज और ये है थानेश्वर। थानेश्वर पर हर्षवर्धन का परिवार राज्य करता था और कन्नौज पर जो है कन्नौज शासक से उनकी बहन की विवाह हुआ था। इस शासक को बंगाल, ये है बंगाल वाला क्षेत्र, बंगाल के शासक शशांक जो है, कौंड वंश का शासक है, शशांक ने हत्या कर दी जो है। इसके बाद कन्नौज को हर्षवर्धन अपने अधीन मिला लेती हैं। इसके बाद से अब देखें, ये दोनों क्षेत्र आपने देखा। अब यहाँ आती हैं हम लोग पुनः। हर्षवर्धन ने राज्य के संस्कृत में है, उल्लेखित है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। क्लियर हुआ? अब देखिए, मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय, याद रखें, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय, कहाँ? नर्मदा के तट पर। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया। आपको बताया था ऐहोल प्रशस्ति, ऐहोल जगह दिखाया, बताया था कि यहाँ से एक ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख मिला है जिसमें पुलकेशिन और हर्षवर्धन के बीच युद्ध की चर्चा की गई है। भारत का राजनीतिक मानचित्र देखो और सूची बनाओ कि जब हर्षवर्धन बंगाल तथा नर्मदा तक गए होंगे तो आज के किन किन राज्यों से गुजरे होंगे। बिल्कुल ये प्रश्न आप सॉल्व करें, जिससे लगेगा कि आपकी
समझ बढ़ रही है इतिहास के संबंध में। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति। अब ये थोड़ा पढ़ें। यहाँ हम देखते हैं कि इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिणी भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के तट तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 105। धीरे पर आपने देखा था, धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रविकृति, याद रखें, रविकृति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उन्होंने पूर्वजों, खासतौर पर पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। ऐहोल अभिलेख लिखा है रविकृति ने। ऐहोल शहर आपने देखा था, और इस अभिलेख में चालुक्य राजाओं के लगभग 4 पीढ़ियों की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखें, रविकृति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे। अब देखें, थोड़ा समझिए इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। अब ये जो राज्य थे, इनकी प्रशासन कैसे चलता था, इसके विषय में पढ़ेंगे। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होती थी, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के लिए तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी रहा। कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसा कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारमात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रह अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। हरिसेन किन विभाग का? कुमारमात्य था, संधि विग्रह था। संधि विग्रह का कार्य क्या था? ये एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पर भी विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। हरिसेन यह जो था, यह हर्षवर्धन के दरबार का कवि था। कवि के साथ साथ यह महादंडनायक था। महादंडनायक इतना ही नहीं, कई सारे पोस्टों को यह संभालता था। कुमारमात्य, महादंडनायक, कुमारमात्य, संधि विग्रह क्या था? युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री था। कुमारमात्य का अर्थ क्या था? महत्वपूर्ण मंत्री, तथा यह एक महत्वपूर्ण मंत्री था। अब संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी ये व्यापारियों का प्रधान होता था, यानी मुख्य बैंकर था ये एक तरह से।
ये बिल्कुल ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण सभी शब्द हैं, याद रखेंगे। नगर श्रेष्ठी यह उस काल का बैंकर है या शहर का व्यापारी, शहर का प्रसिद्ध व्यापारी था। सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिलों का नेता। सार्थवाह कौन कहलाता था कि जो व्यापारी अपनी माल काफिले में एक शहर से दूसरे शहर ले जाते थे, तो इस काफिले के नेता को सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिलों का नेता सार्थवाह उसे कहते थे। प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार। प्रथम कुलिक कौन कहलाता था? जो शिल्पकार होता था प्रमुख, उसे प्रथम कुली। ये सारे शब्द आप नोट डाउन करें, ठीक है, कि किसको क्या कहते थे। महान दंडनायक का कार्य किया था, ठीक है, संधि विग्रह का कार्य किया था, उसके बाद से कुमार मात्य का कार्य किया था। इसके बाद आप लिखेंगे कि नगर श्रेष्ठी का अर्थ क्या होता है? यह मुख्य बैंकर है, यह शहर का बड़ा व्यापारी होता था। सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता होता था। प्रथम कुलीक अर्थात मुख्य शिल्पकार, शिल्पकार समझते हैं ना, जो मूर्तियां बनाता है, किसी चीज़ का निर्माण करता है, उससे शिल्पकार कहते हैं। कायस्थों यानी लिपिकरों के प्रधान जैसे लोग होते थे। कायस्थों यानी कायस्थ क्या थे? लिपिकर थे। क्लियर हुआ? कायस्थ शब्द का पहली बार जो है जिक्र गुप्त काल में आया है। यह कलर के रूप में इनका जिक्र आया है। तो ये महत्वपूर्ण अधिकारियों का नाम भी आप याद करेंगे। ये बिल्कुल यहाँ से ये परीक्षा की दृष्टि से आपके काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ध्यान देंगे यहाँ। अब आगे चलते हैं। इसी तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर देते थे। क्लियर हुआ कि समय के साथ कभी कभी ये अधिकारी भी इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि ये अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। इस क्लियर हुआ? सोचकर बताओ कि अफसरों का पद अनुवांशिक कर देने में क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान थे। अब आप बताएंगे कि जो शासक अफसरों के पदों को वंशानुगत करते थे, इनसे क्या क्या लाभ होते थे और क्या क्या इसके नुकसान थे। अब देखेंगे हम नए एक नए प्रकार की सेना, एक नए प्रकार की सेना के विषय में यहाँ चर्चा होगी। हम समझें, कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। समझिए, यहाँ पे कह रहा है कि कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता भी दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते तथा जिससे वे सेना तथा घोड़ों का देखभाल करते थे। साथ ही वे इसे युद्ध के लिए हथियार जुटाते। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाए। बात समझिए, यहाँ सामंतवाद के उदय की एक जो है जानकारी मिल रही है कि सामंतवाद का उदय कैसे हो रहा है। कैसे हुआ कि बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता, वेतन के बदले भूमिदान दिया जाता, भूमि से कर वसूलते, सेना रखरखाव, घोड़े के देखभाल के साथ साथ ही वे इससे युद्ध करने के लिए हथियार जुटाते। इसी तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। समझ में आ गया सामंत कौन है? अब दक्षिण के सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करने लगते। इस पर बिल्कुल ध्यान देंगे, ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ देखेंगे दक्षिण के राज्यों में सभाएं, दक्षिण के राज्यों में कैसी सभाएं होती हैं। तो देखें कि पल्लव के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभा उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन
इलाकों में के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। अब देखेंगे कि कह रहा है कि ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे सभा कहते थे, ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों को देख रेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों में के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ पर उर नामक कौन सी उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। ये भी आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से कुछ बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। ये बात आप समझ गए होंगे। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज, कहाँ के राजा थे? उनके बहनोई कन्नौज क्षेत्र के शासक थे। तो उनके बहनोई कन्नौज, इनकी बहन का नाम राजश्री था और राजश्री का विवाह जो है कन्नौज शासक से हुआ था। तो उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। जब बंगाल का शासक, गोंड वंशीय शासक जो है शशांक, जो है उनके बहनोई की हत्या कर देता है, तो बंगाल पर आक्रमण हर्षवर्धन करते हैं अपने बहनोई का बदला लेने के लिए। अब देखेंगे यहाँ मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। इसकी जानकारी हम ऐहोल अभिलेख में प्राप्त करते हैं। भारत का राजनीतिक मानचित्र देखो और सूची बनाओ कि जब हर्षवर्धन बंगाल तथा नर्मदा तक गए होंगे तो आज के किन किन राज्यों से होकर गुजरे होंगे। ये प्रश्न आप स्वयं बनाएंगे। अब देखें यहाँ पल्लव और चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति, पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति के विषय में यहाँ पढ़ेंगे। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य पल्लवों का राज्य और उनकी राजधानी कांचीपुर, बिल्कुल याद रखेंगे, पल्लवों की राजधानी कांचीपुर के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा, बिल्कुल याद रखेंगे, चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था और पल्लवों का राज्य कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी तक फैला हुआ था। याद रखेंगे, कावेरी नदी के तट तक, कांचीपुरम से लेकर कावेरी नदी के तट तक पल्लवों का राज्य था। और चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के द्वाब क्षेत्र में था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? ऐहोल। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 105। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहां कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर होते थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। सबसे प्रसिद्ध चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय था। उनके बारे में हमें
उनके दरबारी कवि रवि कृति, याद रखेंगे ये रवि कृति किसके दरबार में थे? पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में थे। और आपने देखा था कि हरिसेन जैसा कवि किसके दरबार में हुआ करता था? तो समुद्रगुप्त के। तो रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति, प्रशस्ति आप जान गए हैं कि इसमें प्रशंसा काव्य है। प्रशस्ति इसे पता चलता है कि इसमें उन्होंने पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया है। ये होल प्रशस्ति रवि कृति ने लिखी है और इसमें पुलकेशिन द्वितीय के 4 पीढ़ी के लोगों का नाम बताया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य प्राप्त हुआ था। क्लियर हुआ कि पुलकेशिन द्वितीय को यह राज्य उसके चाचा से प्राप्त हुआ था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। रवि कीर्ति कहते हैं कि पूर्व और पश्चिमी दोनों समुद्र तटीय इलाकों में जो है पुलकेशिन द्वितीय ने जो है सैन्य अभियान चलाया, विजय अभियान चलाया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिससे कांचीपुरम की दीवार के पीछे छुपना पड़ा था। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे देखें। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। ये सब हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिपीट किए कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब देखें इधर, इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, अब हम ये पढ़ेंगे। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होती थी, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैनिक शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर ये सब चीज़ आप पढ़ चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद अनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधीश। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्यरत था। जैसे हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारमात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा संधि विग्रह अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री भी था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी, नगर के व्यापारी प्रधान को नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, इसे नगर श्रेष्ठी करते थे। सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिलों का नेता। प्रथम कुलिक कहने का मतलब कि शिल्पी तथा कायस्थों यानी लिपिकरों का प्रधान जो है प्रथम कुलिक कहलाता था। आपने देखा श्रेष्ठी कौन है? शहर का बड़ा व्यापारी श्रेष्ठी कहलाता था। सार्थवाह व्यापारी काफिलों का नेता सार्थवाह कहलाता था। कुलिक कौन? शिल्पकारों और कायस्थों का लिपिकारों का प्रधान जो है कुलिक कहलाता था। अब आगे देखेंगे, ये सब पढ़ चुके हैं, दोबारा आपको समझा रहे हैं। इधर देखिए, इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करते थे। अब आगे चलते हैं। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेनानायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। ये सामंत व्यवस्था का उदय हो रहा है भारतीय इतिहास में। जहाँ कहीं भी इसका शासक दुर्बल होते थे, सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। क्लियर हुआ? दक्षिण के राज्यों में सभाएं।
पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभा उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़ी विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां पर उर नामक, याद रखें, ब्राह्मणों की सभा क्या कहलाती थी? जिस इलाके में ब्राह्मण होते थे उस इलाके में एक संगठन होता था जिसे सभा कहते थे। जहां ब्राह्मण नहीं होते थे वहां उर नामक संस्था होती थी। कैसी होती थी? ग्राम सभा होती थी। वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। नगरम क्या है? यह व्यापारियों का एक संगठन है। ये आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछेगा कि नगरम क्या है, उर क्या है। ठीक है, तो नगरम क्या? एक व्यापारियों का एक संगठन का नाम है। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। अब देखें आगे, उस जमाने में आम लोग कैसे रहते थे। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए देखा गया। इस काल के जो नाटक बनते थे इसमें राजा और ब्राह्मण दोनों संस्कृत बोलते हुए दिखाए गए हैं, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत भाषा बोलती थी। क्लियर हुआ? ब्राह्मण बोलते हैं जबकि अन्य प्राकृत बोलते हुए दिखाया गया है। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास ने एक पुस्तक लिखी है, नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, जिसमें दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है। अब देखेंगे आगे, एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। अब यहाँ थोड़ा सा पढ़ें और समझें इस बात को। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिलती है। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश इसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचता तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आए। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुआ और उन्होंने मछुआरे को इनाम दी। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाता है? एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृत में उपदेश दिए, और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत में अपने अभिलेख लिखवाए। राजा का नाम आप जानते हैं, अशोक है, और उस व्यक्ति का नाम आप स्वयं बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि वह कौन व्यक्ति है जिसने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया है। चीनी तीर्थयात्री फासियन, जिसे फाहियान कहते हैं, का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए वे लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। राजा की सेना, राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों पर हाथियों जैसे
हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों के पीठ पर लाद कर ले जाया जाता था। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत का या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थीं। अक्सर गांव वालों को झोपड़ियों हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जूते बैल इस हलचल पर भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल से के गर्त में डूब जाती थी। सोने के साथ ले जाई जाने वाली चीज़ों को सेना के साथ ले जाई जाने वाली चीज़ों को सूची बनाओ। ग्रामवासी राजा के लिए क्या क्या लेकर आते थे ये बताएं। अन्यत्र देखिए, मानचित्र 6 पृष्ठ संख्या 76-77 में अरब ढूंढो। मरुस्थलीय मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। इस ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। इसके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्री और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए। अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, आज के पाकिस्तान, को जीत लिया। मानचित्र में उन रास्तों को ढूंढो जिन रास्तों से नाविक तथा सिपाही इस उपमहाद्वीप में आए होंगे। अब देखें कि आओ याद करें। हरिसेन ने गौतम पुत्र सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी है। बिल्कुल गलत है। हरिसेन किसकी प्रशंसा में लिखा है? समुद्रगुप्त के। आर्यावर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट देते थे? नहीं, आर्यावर्त के शासकों को समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। दक्षिणापथ के 12 शासक थे। बिल्कुल सही है। दक्षिणापथ में 12 शासकों को समुद्रगुप्त ने जीता। उसके बाद से गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरै था। बिल्कुल नहीं। तक्षशिला गुप्त शासकों के नियंत्रण में और मदुरै बिल्कुल नहीं, गलत है। एहोल पल्लवों की राजधानी थी? नहीं, एहोल जो थी वह चालुक्यों की राजधानी थी। दक्षिण भारत में स्थानीय सभा सदियों तक कायम रही। सही बात है, सदियों तक ये सभा कायम रही। एहोल दक्षिण भारत में। ऐसे 3 लेखकों के नाम बताओ जिन्होंने हर्षवर्धन के विषय में लिखा है। आप इसका आंसर देंगे। इस युग में सैन्य संगठन में क्या बदलाव आए हैं? अभी के सैन्य संगठन में क्या बदलाव हैं? इस काल के प्रशासनिक व्यवस्था में तुम्हें क्या क्या नई चीज़ें दिखती है, ये बताएंगे आप। अभी इधर देखिए, कुछ महत्वपूर्ण डेट याद कर लें यहाँ से। गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले हुई। हर्षवर्धन का शासन 1400 साल वर्ष पहले आया। ये हो गए। आओ चर्चा करके देखते हैं, इसका आंसर आप देंगे। दैट्स ऑल। आज हमने ये टॉपिक अध्याय जो है 10 भी
ख़त्म किया। अगली क्लास में हम 11 पढ़ेंगे। इसके साथ ही क्लास एनसीईआरटी क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की यह पुस्तक हमारा अतीत जो है समाप्त हो जाएगा। इसे बार बार आप देखें, आपको भी याद हो जाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद।